हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज जैसे कि हमने पूरी की पूरी बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट की है और यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया में जिसमें बायो आती है, उनमें भी ये सारे सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ बायो, ये उसमें भी यूजफुल होगा। बट पर्टिकुलरली यूपीएससी एंड पीएससी में तो मैं टोटली उस व्यू से कवर कर रहा हूँ। वो हमारा एम है, जिस तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ वो यूपीएससी पीएससी में अच्छे तरीके से यूज होगी। ठीक है, तो ये अपना जो बायोलॉजी सीरीज है, ये बायोलॉजी सीरीज का ये 6th लेक्चर है, छठा लेक्चर है। और 6th लेक्चर में मैंने बेसिक्स को स्टार्ट किया था और बेसिक्स तक आते आते हम लोगों ने भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट आर द डिफरेंट थिंकर्स एंड अचीवर्स इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम। जो प्राचीन काल में जितने थिंकर्स रहे हैं और एंशिएंट टाइम में जितने रहे हैं, जो अचीवर्स रहे हैं, जो बायोलॉजी के लिए उन्होंने हेल्प किया, मैं और बायोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प किया, कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस को डेवलप करने में हेल्प किया, इसलिए मैं उन लोगों की भी चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। और हमारा ध्येय ये है, हमारा एम ये है कि चीजों को एक एक पूरा ऐसे वे में कवर किया जाए ताकि जो लिंकिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स की लिंकिंग है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। इसलिए आप देख रहे हो कि बायो के साथ साथ आपको हिस्ट्री भी लिंक हो रही है। बिकॉज जाहिर सी बात है, जो ग्रेट अचीवर्स हैं इंडिया के, जो प्राचीन काल में एंशिएंट पीरियड में हैं, उन लोगों ने, जाहिर सी बात है, उन्होंने बायो के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्यों ना उनकी बात करें, क्योंकि आप उनके बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ते हो और उन्होंने बायो के फील्ड में भी बहुत सारा काम किया है। देश के हैं अपने, हम लोग विदेश के लोगों को पढ़ते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को पढ़ते हैं, वेस्टर्न साइंटिस्ट को पढ़ते हैं कि उन्होंने ये दिया, वो दिया, मैथ्स दिया, बायो को डेवलप किया, साइंस को डेवलप किया। बट इनफैक्ट हमारे इंडिया में कई हजार साल पहले से ये चीजें ट्रेडिशन में चीजें थी और चीजें पहले से ही हमारे जो थिंकर्स थे, हमारे जो ग्रेट अचीवर्स थे, हमारे जो जो ये इतने विद्वान लोग थे, जो महान विभूति थे हमारे देश के, उन्होंने ऑलरेडी चीजों को डेवलप करके रख दिया था पहले ही। बाद में वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों ने चीजों को ढूंढना स्टार्ट किया और फिर बोला कि यार मैंने ये ढूंढा, मैंने वो ढूंढा। लेकिन हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इन चीजों को पहले से ही ढूंढ के रखा गया है। आपको पता है सुश्रुत कभी कब के आए हुए हैं, ये कब काल के हैं, 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी एडी के, बीसी के आसपास में ये हैं। तो समझ सकते हो कि न्यूटन कब आए, एरिस्टोटल कब आए। तो जाहिर सी बात है चीजें पहले से ही डेवलप हो चुकी थी अपने देश में, और बाद में वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने चीजों को फिर से सामने लाया, चीजों को फिर से रिप्रेजेंट किया कि ये मैंने ढूंढा है, ऐसे मैंने ये ढूंढा। तो अपनी ये सीरीज चल रही थी, मैंने एंशिएंट पीरियड में, जो एंशिएंट काल में जो भी डेवलप हुई है बायो की, और मैं उसकी जो हिस्ट्री हो सकती है, मैंने उस हिस्ट्री को बताया। और फिर मैंने भारतीय संदर्भ में चीजों को बताने की कोशिश की। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं चरक की बात कर रहा था, और चरक में मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। चरक की, उन्होंने चरक के बारे में मैंने क्या बताया था और उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये मेरा 6th लेक्चर है। जो लोग इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं वो जाके विजिट करें, उस लेक्चर को देखें, तब ये जाके लेक्चर आपको समझ में आएगी। जो आज 6th लेक्चर आने वाली है, जो छठी लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रही है, ये तभी समझ में आएगी। तो इसीलिए पहले जाके देखें। और ये पूरी बायो के सीरीज के बाद या बीच में ही मैं जब साइंस टेक स्टार्ट करूंगा, उसमें बायोटेक पढ़ाऊंगा या इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको जो कॉन्सेप्ट है मैं सारा यूज करूंगा। तो आप अगर यहाँ से जाएंगे तो उन चीज़ों को भी आसान हो जाएगी, आपको वो सारी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। बायो तो मैं आसान कर ही रहा हूँ, आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में जिस तरीके से मैं बायो लेके चल रहा हूँ। आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, पीएससी एग्जाम के लिए, और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो तो ऑलरेडी कवर हो ही जाएंगे, मैं उस तरीके से चल ही रहा हूँ लेके। तो आप समझ सकते हो कि आपके क्वेश्चंस इजीली बनेंगे, इजीली, और कोई बर्डन नहीं होगा आपके सर पे कि मैंने बायो पढ़ा, मुझे याद नहीं हुआ। मैं कुछ ऐसे टर्म्स पहले से ही बोलता जा रहा हूं ताकि आपको वो टर्म फैमिलियर हो जाए, आप उस टर्म से फैमिलियर हो जाए। तो ये अपना एम था, इसलिए मैंने इस तरीके से बायो को पढ़ाने की कोशिश की है। ये डिफरेंट वे है बायो को पढ़ाना, मैंने हिस्ट्री को लेते हुए और फिर आगे मैं मूव कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं जो इतिहास की चीज़ें बता रहा हूँ बायो से लिंक करके, तो आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है, वहाँ भी है ये सब्जेक्ट, वहाँ पे भी इन टॉपिकों को पढ़ना है, तो आपको दोनों जगह हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। ठीक है, तो मैंने चरक के बारे में बताया। चरक ने चरक संहिता लिखा, लेकिन इससे पहले चरक की बात करूं तो चरक एक पर्सन को नहीं बोला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनका जो एग्जैक्ट डेट है, ये एग्जैक्ट डेट पता नहीं है अभी किसी को, एग्जैक्ट डेट।
तो 6th सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी BCE के काल में इस पीरियड में इनको रखा जाता है। और फिर इसीलिए हम बोलते हैं कि इट मे बी ए ग्रुप ऑफ पीपुल। मैंने जो बताया था पिछली क्लास से, जो लोग नए हैं इस लेक्चर में उनके लिए मैं फिर यही बोलूंगा कि थोड़ी सी बातें मैं कर ले रहा हूँ पिछली क्लास की, और पिछला क्लास आप जाके देखें जो 3-4 लेक्चर आ चुके हैं, 5 लेक्चर। तो ये चरक ग्रुप ऑफ पीपुल है ना, जो कि किसी समुदाय में किसी जगह पे रहते होंगे, क्योंकि चरक का मतलब ही है वॉन्डरिंग फिजिशियन, है ना, भ्रमण करने वाले चिकित्सक, भ्रमण करने वाले चिकित्सक। ये इसीलिए आप बोल सकते हैं कि देयर मे बी ए ग्रुप ऑफ पीपुल जो कि यहाँ से वहां मूव करते होंगे, भ्रमण करते होंगे, जो चिकित्सक थे। ठीक है, ये चरक के बारे में मैंने बताया। चरक को सिंगल पर्सन ना समझे, ये सही नहीं होगा। जो हिस्ट्री है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी अगर ऐसा लेके चलोगे आप एक पर्सन को। इसीलिए ऐसे समझ के चले आप। और यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो लेवल होना चाहिए। अगर एसएससी में चल रही है बातें तो फिर तो बोल दो चरक एक पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएससी और पीएससी में आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज आप हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसके बाद चरक संहिता मैंने बात की, तो चरक संहिता की मैंने कहानी बताई थी आपको, है ना। चरक संहिता जो बुक है वो आयुर्वेद के ऊपर है, और आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। ठीक है, लेकिन जो आयुर्वेद है ये उपवेद है ऋग्वेद का, जो मैंने बताया था। और ऐसे बहुत सारे उपवेद होते हैं अलग अलग वेदों के। ठीक है, तो चरक के बारे में मैंने जो बताया था आपको, जो हिस्ट्री बताई थी कि ऋषि भारद्वाज, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं एक वे से ही स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ऋषि भारद्वाज की जो मैंने कहानी बताई थी कि पृथ्वी पे बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी, और ऐसे ये चीजें कहानी लिखी हुई है आयुर्वेद की बुक में। ठीक है, जहां से मैंने पढ़ा था इन चीजों को मैं वहां से बता रहा हूँ। आयुर्वेद की बुक में, हिस्ट्री की बुक में भी ये चीजें नहीं लिखी हैं, लेकिन आयुर्वेद में चीजें लिखी हुई हैं आयुर्वेद की बुक में। तो ऋषि भारद्वाज की कहानी वहां से स्टार्ट होती है। ऋषि भारद्वाज को इंद्र से सारा ज्ञान मिला। क्यों? क्योंकि ऋषि भारद्वाज इंद्र से कहते हैं कि धरती पे बीमारी फैल चुकी है और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, पूजा पाठ करने में, धर्म की जो प्रक्रियाएं होती हैं, धर्म के जो भी काम होते हैं उनमें दिक्कत आ रही है, बिकॉज बीमारियां ज्यादा फैल चुकी हैं। ये इंद्र से कहे भारद्वाज मुनि ने। तो फिर इंद्र ने भारद्वाज मुनि को वो ज्ञान दिया, मेडिसिन से रिलेटेड, बीमारियों को ठीक करने से रिलेटेड, जो कि आयुर्वेद के ऊपर थी। और वो फिर आगे मूव की। तो भारद्वाज मुनि ने ऐत्रियों को दिया, पुनर्वासु ऐत्रिय। ठीक है, पुनर्वासु ऐत्रिय तक्षशिला के थे, गांधार, तक्षशिला गांधार के थे वो। और पुनर्वासु ऐत्रिय के 5 शिष्य थे, कहीं कहीं 6 शिष्य भी लिखा हुआ है। ठीक है, छठा शिष्य जो मैं बोल रहा हूँ ऋषि पराशर, लेकिन आप आयुर्वेद की बुक पढ़ोगे तो उसमें इनका नाम जिक्र नहीं है। तो 5 शिष्य थे। ऋषि पराशर को साइड में रखते हैं अभी, ये शिष्य नहीं माने जाते हैं, आयुर्वेद की बुक में ऐसा लिखा हुआ है। 5 शिष्य में से जैसे भेल, भेल एक शिष्य थे। उसके बाद एक अग्निवेश, तो मैं अग्निवेश की कल मैंने बात की थी कि अग्निवेश को ही लेके चलते हैं। तो ऋषि ऐत्रिय के अग्निवेश जो शिष्य थे, ऋषि ऐत्रिय ने इनको दिया वो ज्ञान जो इंद्र से आया, भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मुनि से ऋषि ऐत्रिय, ऋषि ऐत्रिय से अग्निवेश, है ना। अग्निवेश को ये ज्ञान आया, और अग्निवेश से अग्निवेश तंत्र लिखा गया। अग्निवेश ने इन जो पूरा ज्ञान मूव करते हुए आ रही है ना, ये पूरी की पूरी ज्ञान पीछे से, इनको ज्ञान को कुछ जोड़ते हुए, कुछ उसमें मॉडिफाई करते हुए इन्होंने ज्ञान को लिखा अग्निवेश तंत्र के रूप में, अग्निवेश ने। और ये अग्निवेश तंत्र को फिर चरक जो ग्रुप ऑफ पीपुल हैं इन लोगों ने मॉडिफाई किया। अगर आप ग्रुप ऑफ पीपुल के तौर पे लेके चलते हो, चरक का मतलब जैसा है, इन लोगों ने इन चीजों को मॉडिफाई किया। जो ज्ञान अग्निवेश तंत्र में था मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि ये ज्ञान सेंचुरीज से चलती आ रही थी, शताब्दी से चलती आ रही थी। इकट्ठा ज्ञान जो ये था ना, इन ज्ञान में, इस ज्ञान में जो भी हो सकता था बदलाव, जो मॉडिफिकेशन हो सकते थे, जो कुछ ऐड हो सकता था, वो चरक ने किया और बनी चरक संहिता। अग्निवेश तंत्र से बनी चरक संहिता। और अग्निवेश तंत्र मतलब अग्निवेश संहिता, संहिता का मतलब ज्ञान ही होता है, नॉलेज। ठीक है, तो बनी चरक संहिता। चरक संहिता तक ऐसे पहुंचे थे हम लोग। ये चरक संहिता होगी, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषि भारद्वाज से लेते हुए चरक संहिता। ये बुक किस पे है? बुक आयुर्वेद पे है, और आयुर्वेद के ओरिजिन अथर्ववेद। और आयुर्वेद जो है, अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में आपको पता है क्या क्या चीजें लिखी है, जो मैंने बता दिया पहले ही। मैंने 2 क्लास में अथर्ववेद के बारे में नॉर्मल जानकारी दे दी है। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है,
ठीक है। और आयुर्वेद की जो डिस्कशन है, जो मेडिसिन के बारे में, वो अथर्ववेद में लिखी हुई है। आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की ओरिजिन अथर्ववेद में लिखी हुई है, ठीक है। अथर्ववेद में बताया गया कि आयुर्वेद की ओरिजिन यहीं से है, ठीक है। डिस्कस है आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद का अथर्ववेद में। तो ये चरक संहिता, अब ये चरक संहिता आगे भी मूव की, क्योंकि मैंने पीछे से तो लाया। अब चरक संहिता में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। आपको ऐसा लग रहा होगा चरक लास्ट मॉडिफिकेशन का स्टेज है, नहीं, इसमें भी बदलाव की गई हैं, इसमें भी टीका टिप्पणी की गई है, इसमें भी एनालिसिस की गई है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से समझना है आपको, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपाउंडर कौन थे, शुरू के एक्सपाउंडर। तो ऋषि भारद्वाज के बाद ऐत्रेय के पास आई ये ज्ञान, तो ऐत्रेय एक्सपाउंडर है, तंत्रकर्ता, उपदेष्टा, आपने नाम सुना होगा। तो उपदेष्टा जो है, एक्सपाउंडर जो है, जिनके पास ये ऐत्रेय के पास ज्ञान मिली ऋषि भारद्वाज से, वो उपदेष्टा है, एक्सपाउंडर। तो वहां से कहानी फिर लेकर मूव करते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन है एक्सपाउंडर, उपदेष्टा कौन है, तो बताएंगे ऐत्रेय उपदेष्टा है, एक्सपाउंडर है। अब मैं थोड़ा उसको, इस ज्ञान को जो मैं लेके आया ना ऋषि भारद्वाज से, इसको थोड़ा और रिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। ऐत्रेय क्या है, एक्सपाउंडर, उपदेष्टा, ठीक है। ऐत्रेय के बाद ये ज्ञान मूव किया कहां पे, अग्निवेश के पास, ठीक है। अग्निवेश के पास आया ये ज्ञान, और अग्निवेश को आप क्या बोलोगे, तो अग्निवेश के बारे में अगर बताऊं तो अग्निवेश संस्कर्ता है इसके, है ना। इन चीजों को फिर से अग्निवेश को ज्ञान मिला यहाँ से। उसके पहले ऋषि भारद्वाज की कहानी। तो ऐत्रेय के बाद अग्निवेश, और अग्निवेश के बाद बात करो तो ये जो ज्ञान गया ना अग्निवेश के बाद, ये कहाँ गया है, अग्निवेश के बाद जो ये ज्ञान गई है, और लास्ट में ये जो ज्ञान गया है, लास्ट अगर बात करोगे, लास्ट कहाँ तक पहुंचा, जो सप्लीमेंटेटर है इसके, संपूरक हैं, वो हैं दृढ़ बल। लास्ट में दृढ़ बल के पास पहुंचा है, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, वो किताब अभी उपलब्ध है, वो भी, ये भी ओरिजिनल फॉर्म में उपलब्ध है, जो चरक संहिता है। और ये भी उपलब्ध है, जो दृढ़ बल, जो लास्ट स्टेज है इस बुक की, वो भी उपलब्ध है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि दृढ़ बल के बारे में मैंने लास्ट जो स्टेज है। तो ऐत्रेय एक्सपाउंडर उपदेष्टा, ऑथर कौन है, अग्निवेश, संस्कर्ता, अग्निवेश, ऑथर, यहां से ज्ञान यहां आया। उसके बाद अग्निवेश के बाद मैंने लास्ट में बताया, लास्ट में कौन आएंगे, दृढ़ बल, आपने नाम सुना होगा दृढ़ बल के बारे में, लास्ट में दृढ़ बल आएंगे। और ये जो तीसरे नंबर पे हैं, इसको प्रतिसंस्कर्ता बोलते हैं, रिडैक्टर बोलते हैं, रिडैक्टर। तो ये रिडैक्टर कौन होंगे, चरक, यही तो है, यही चरक। यहाँ पे अग्निवेश के बाद मैंने बताया था कि अग्निवेश के जो ज्ञान जो आया है, जो इसको मॉडिफिकेशन की गई है, वो रिडैक्टर बोले जाते हैं, प्रतिसंस्कर्ता, वो चरक हैं। तो मैं कल के ज्ञान को, और जो कल मैंने बताया था ना, उसको और रिफाइन कर दिया, ये रिडैक्टर बोले जाता है, रिडैक्टर, प्रतिसंस्कर्ता। ठीक है। अब जो ये चरक के बाद ये पहुंचा, ये लास्ट मैंने जो बताया था, लास्ट स्टेज में किसके पास पहुंची है, और उन्होंने फिर इसको लास्ट में इसमें टीका टिप्पणी की है, सप्लीमेंटेटर, है ना। तो ये है दृढ़ बल। हिंदी में मैंने लिखा है, ये कपिल बलि के पुत्र हैं। ये है सप्लीमेंटेटर, दृढ़ बल। कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया ना कि चरक का जो ये ज्ञान है, चरक क्या थे, रिडक्टर बोलोगे, प्रतिसंस्कर्ता, और बोलोगे कि सप्लीमेंटेटर कौन है इस ज्ञान का, तो दृढ़ बल इसके सप्लीमेंटेटर हैं, और इसके इनके पिताजी कपिल बलि थे, ठीक है। उतना जाने की जरूरत नहीं, आप हिस्ट्री में हो सकता है मे भी पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता इतना अंदर जाते हैं, फिर भी। और ये गुप्ता काल में थे, ये गुप्ता काल में थे, ये शुंग काल में थे, और ये उपनिषद काल में दोनों लोग थे, ये दोनों उपनिषद काल में थे। ये सब आ सकता है, मे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दृढ़ बल किस काल में थे। आजकल क्वेश्चन देख रहे हो हिस्ट्री में, चीजों को कैसे मोड़ के पूछ रहे हैं, चरक किस काल में थे, तो शुंग काल में थे, तो ऐसा बोल सकते हो। सप्लीमेंटेटर का मतलब होता है संपूरक, सप्लीमेंटेटर का मतलब क्या होता है, संपूरक, संपूरक। तो ये हो गया एक्सपाउंडर, उपदेष्टा,
ऑथर का मतलब हो गया संस्कर्ता, ऑथर का मतलब संस्कर्ता होगी। तंत्रकर्ता या संस्कर्ता, ऑथर तंत्रकर्ता, और रिडैक्टेटर रिडैक्टर प्रतिसंस्कर्ता, और सप्लीमेंटेटर संपूरक। तो सप्लीमेंटेटर दृढ़ बल है, रिडैक्टर प्रतिसंस्कर्ता चरक है, ऑथर तंत्रकर्ता, ये अग्निवेश है, और ये एत्रीय एक्सपाउंडर उपदेष्टा है। ये कल जो कहानी मैंने बताई है ना, ये इसके ऊपर ऋषि भारद्वाज, उसके ऊपर इंद्र, इंद्र से ज्ञान मिला ऋषि भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज ने ऐत्रेय को दिया, ऐत्रेय ने, ऐत्रेय के जो शिष्य थे अग्निवेश, 5 शिष्य में से एक शिष्य अग्निवेश, ये ऑथर बने तंत्रकर्ता। अग्निवेश से ज्ञान आया, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुए, चरक, चरक बने रिडक्टर प्रतिसंस्कर्ता, और चरक से फिर ये ज्ञान दृढ़ बल सप्लीमेंटेटर संपूरक बने, और दृढ़ बल जो इसके इनके पिताजी हैं वो कपिल बलि हैं। तो ये दृढ़ बल याद रखेंगे। और ये किस किस काल में थे, मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बता ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। ये उपनिषद काल, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप उपनिषद काल बताएंगे इसको। उपनिषद काल, उपनिषद पीरियड में थे ये, ठीक है, उपनिषद पीरियड में ये लोग थे, ये दोनों। ये जो थे शुंग काल, शुंगा पीरियड में थे। पुष्यमुत्र शुंग, आपने नाम सुना होगा, उसमें अब अंदर जाना उचित नहीं होगा अभी, बस इतना लेकिन मैं बता रहा हूं तो। और ये गुप्ता पीरियड, गुप्त काल, ये आपको थोड़ा सा एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिल गया कंसाइज करके, और आपको और मैंने इंप्रूव कर दिया, जो कल की कहानी थी और मैंने इंप्रूव कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये याद रखेंगे किस किस काल में कौन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफिकल्ट करना होगा। एक्सपाउंडर कौन है, तंत्रकर्ता कौन है, प्रतिसंस्कर्ता कौन है, संपूरक कौन है। तो नाम मैंने बता दिया है। वही ज्ञान जो चरक संहिता, तो चरक ने चरक संहिता लिखा, उसके पहले इन्होंने, उसका ज्ञान का रिफाइनमेंट हुआ। उसके पहले अत्रेय, उसके पहले ऋषि भारद्वाज, उसके पहले इंद्र, जो इंद्र ने ज्ञान दिया ऋषि भारद्वाज को, ऋषि भारद्वाज ने अत्रेय को दिया। अत्रेय के शिष्य अग्निवेश, अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र लिखा, अग्निवेश तंत्र को फिर मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ बदलाव, चरक, और चरक के बाद कुछ सप्लीमेंटेड, मतलब सप्लीमेंटेटर का मतलब क्या होता है, इनमें इसके टीका टिप्पणी की दृढ़ बल ने, इस ज्ञान पे चरक ने जो लिखा था चरक संहिता। तो ये अपनी कहानी है पूरी, ये आपको एक क्लियर व्यू मिल चुका है चरक के पूरी नॉलेज की, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। ये याद रखेंगे, उपनिषद पीरियड, शुंग पीरियड, गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब गुप्ता पीरियड आपको पता होगा, पीरियड लिखने लगू तो फिर ऐसा लगेगा हिस्ट्री में एंट्री कर लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा लिंकिंग देते जा रहा हूं आपको, ज्यादा भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन याद रखेंगे यहां से जो है ये, ठीक है। ये हो गया, ये कल का नॉलेज मैंने इंप्रूव कर दिया। और अब मैं बात करता हूं जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर 5 ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जो नेचर में फ्लो होते हैं और हमारे बॉडी के सेल्स में फ्लो होते हैं। हमारी पूरी बॉडीज में ये 5 ऐसे तत्व हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स में फ्लो होते हैं, 5। इसको याद रखना है, क्योंकि इसके आधार पर कुछ बीमारियों की जिक्र होगी। वो कौन कौन तत्व हैं आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा, कुछ और चीजें ऐड करूंगा, और फिर उसको याद रखना आपको। तो 5 हैं वो, जो पूरे नेचर में, प्रकृति में फ्लो होते हैं और हमारे बॉडी सेल्स में, हमारे कोशिकाओं में ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है वो 5 एलिमेंट्स। तत्व कौन है वो, एयर, हवा, अर्थ, स्पेस। स्पेस को ईथर भी बोला जाता है। ईथर की कहानी तो बहुत डिफरेंट है, ये तो हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की जो थ्योरी है, उसमें ईथर की बहुत कहानी है। आप सुनोगे, ईथर की मीडियम था, एक ऐसा मीडियम, उसको खोज करने के लिए माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट हुई, जो कि वेल सेलिब्रेटेड फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट को सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए फेलियर को सेलिब्रेट करना भी एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है। सक्सेस को तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, फेलियर को सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर फेलियर भी सेलिब्रेट कर लिया तो सक्सेस की तो बात ही अलग है, फिर वो तो सेलिब्रेशन होगा ही होगा। तो ये ईथर की कहानी है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट थी, उन्होंने यूनिवर्स के अंदर ईथर की खोज, एक मीडियम थी, उसकी खोज के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, जो कि फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ईथर नाम का कोई चीज मिला नहीं, ठीक है। ये कहानी अलग है, बट स्पेस और ईथर
यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएंगे स्पेशल रिलेटिविटी, क्योंकि ये बायो चल रही है, फिजिक्स नहीं इंक्लूड करूंगा मैं। जहां तक हिस्ट्री की जरूरत थी मैं बताता जा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पेस में चला जाऊं, है ना, क्योंकि वो साइंस टेक हो जाएगा। तो इसीलिए जितना जरूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ। एयर, अर्थ, स्पेस, फायर और वाटर, ये 5 तत्व हैं प्रकृति के, जो प्रकृति में फ्लो होती हैं नेचर में, और हमारे कोशिकाओं में, हमारे बॉडी सेल्स में फ्लो करती हैं। ये 5 आपने सुना भी होगा, और आयुर्वेद में तो बहुत जिक्र किया जाता है इनका। और ये 5 अपने में कंबाइन होती हैं, एक दूसरे से कंबाइन होती है किसी प्रोपोर्शन में, किसी रेशियो में, और 3 कॉन्स्टिट्यूशनल एनर्जीज दोष बनते हैं, 3 दोष बनते हैं। आपने सुना होगा वात पित्त कफ, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से वात पित्त कफ बनता है। और कुछ कॉम्बिनेशन गड़बड़ी होगी तो ही जाके कुछ होती है, तो इसमें कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ होगा तो बीमारी आएगी। वात पित्त कफ जो है ना, वो मैं बता रहा हूं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका मतलब क्या है। तो ये 5 हो गए। अब मैं बता रहा हूं कि वात क्या है, ठीक है। तो वात जो है ना, वात ये जो बनती है वात पित्त कफ, 3 ह्यूमर्स बोले जाते हैं, 3 ह्यूमर्स मैं लिख दूं, 3 ह्यूमर्स, 5 वो हो गए, इन्हीं 5 के कॉम्बिनेशन से वात पित्त कफ बनने वाला है। यही 5 मिलेंगे और वात पित्त कफ बनाएंगे। 3 ह्यूमर्स, 3 ह्यूमर्स। ह्यूमर्स का मतलब क्या है, एक तरीके से द्रव होते हैं ना, द्रव फ्लूइड टाइप की चीजें, द्रव टाइप की चीजें, है ना, द्रव से समझ सकते हो आप ह्यूमर्स। इसकी ह्यूमर्स की बायोलॉजी में भी जिक्र है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जिक्र किया है, बट वो उतना हम लोग नहीं जाएंगे, बायो में भी जब जाएंगे तो उतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमर्स के बारे में। और ये यहाँ पे जरूरत है थोड़ी सी बता दूं वात पित्त कफ के लिए, क्योंकि ये 3 ह्यूमर्स है, वात पित्त कफ। ये है, अब ये कैसे बनते हैं वात पित्त कफ, ये 3 ह्यूमर्स है, और 3 ह्यूमर्स के बाद 3 आपके पास ऐसा है कि आपने सुना होगा कि ये 5 हो गए, 3 8 हो गए, और 5 चीजें और हैं। पूरे 12 एलिमेंट्स होती हैं आयुर्वेद में, उन 12 में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ इम्बैलेंस होता है, कुछ असंतुलन असंतुलन होती है, तो उसको संतुलित करने का ही एक उपाय है आयुर्वेद। आयुर्वेद वो एक उपाय है, एक माध्यम है जिसके जरिए आप जो 12 एलिमेंट्स जो मैं बताऊंगा, 5 3 8 हो गए हैं और बचे हैं 4, वो एलिमेंट्स में अगर इम्बैलेंस, कुछ असंतुलन होता है, तो वो असंतुलन को ठीक करने का ही एक तरीका है आयुर्वेद। आयुर्वेद यही चीजें बताते हैं कैसे असंतुलन को ठीक करेंगे, क्योंकि उसी इम्बैलेंस से बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, ठीक है। तो ये 5 3 8 हो गए। अब मैं बता देता हूं, 5 3 8 हो गए, अब अपने को 4 और बचा हुआ है, 4 मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले वात पित्त कफ की कहानी समझ ले कि ये कैसे बनती है। 8 तत्व तो समझ गए आप, 8 ये हैं, लेकिन वात पित्त कफ बनता कैसे है ये समझ लें, ठीक है। एयर एक एलिमेंट था, और ईथर मतलब स्पेस, ये दो मिलके आपको समझ, एयर वात वायु, वात बनता है, ये दो मिले वात बना, ठीक है। अब कफ की बात करोगे तो कफ मतलब कुछ पानी से रिलेटेड, द्रव से रिलेटेड है, तो वाटर प्लस अर्थ, ये कफ बनेगा, ठीक है। और वात पित्त, पित्त पित्त मतलब हीट से रिलेटेड है, हीट, तो इसीलिए हीट उष्मा से रिलेटेड है, तो इसीलिए आप डालोगे इसमें फायर, फायर। अब बताओ अर्थ का यह यूज करोगे या ईथर का यूज होगा। अब यहां पे अगर अर्थ का यूज करोगे या ईथर यूज करोगे या वाटर यूज करोगे, एयर यूज करोगे, उससे कुछ बनेगा जिसका नाम होगा पित्त। तो क्या यूज होने वाला है यहाँ पे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये यूज होगा या ये यूज होगा या वाटर यूज होगा या एयर यूज होगा। क्या होना चाहिए, अगर पित्त बनाना है तो वात बन गई, एयर और ईथर से वात बन चुकी है, एयर ईथर से वात बन गई, और जो पित्त है, कफ है, वो वाटर और अर्थ से बन गई। अगर आपको पित्त बनाना है तो फायर को लेते हुए आपको वाटर को इंक्लूड करना पड़ेगा, वाटर, अर्थ नहीं, ईथर नहीं, एयर नहीं, वाटर, वाटर को लेना पड़ेगा, पानी, और ये बनेगा पित्त।
तो वात पित्त कफ की जो कहानी है चरक ने इसकी बात भी की थी, और इसी तीनों में कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर पूरे ब्रॉड वे में देखना चाहोगे तो 12 हैं वो। तो ये 3 ये हो गए कैसे बना, और 5 तत्व जो मैंने बताया, 5 3 8 और 4 और बचे हुए हैं, पूरे 12 एलिमेंट्स 12 तत्व, उसमें इम्बैलेंस होंगे। तो लेकिन नॉर्मली कैसे समझा जाता है आयुर्वेद में, इनमें अगर प्रॉब्लम होती है वात पित्त कफ तो प्रॉब्लम बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे समझा जाता है। लेकिन 12 वैसे एलिमेंट है। तो 8 मैंने बता दिया, अब बचे हैं 4। तो 4 में 3 गुण हैं और 1 ब्रह्म। 3 गुण, 3 गुण्स हैं। गुण, गुण जानते हो, सत्व, 3 गुण सत्व। और क्या है 3 गुण में, राजस तामस, सत्व राजस एंड तामस, ये 3 गुण है। 3 गुण, ये लोग कॉम्बिनेशन में, इंग्लिश हिंदी, 3 गुण, सत्व तामस। ये कितना हो गए, हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 तत्व वो थे, 3 और हम लोगों ने पढ़ा उसके कॉम्बिनेशन से, उनके मिलने से वात पित्त कफ 8 हो गए, और 8 और 3 गुण ये हो गए, 8 9 10 11, 11 हो गए, और एक 12वां नंबर आपको ब्रह्म। इसके बारे में तो सब लोगों ने सुना ही है, ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म जो है एक ऐसी ऊर्जा है, अनडिफरेंशिएटेड इटरनल एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें, जो हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है, हिंदू धर्म में, कि जिसमें आत्मा जो है, अपनी आत्मा का मेल हो जाना ही हिंदू धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। हिंदू धर्म में किसी इंसान के आत्मा का जो मेल हो जाना, इसमें ब्रह्म में आत्मा इसमें मेल हो जाए, यही हिंदू धर्म में लक्ष्य बताया गया है हिंदू धर्म का, है ना। तो ये ब्रह्म वही है, अनडिफरेंशिएटेड इटर्नल एनर्जी, जिसमें आत्मन और आत्मा का मेल हो जाए, हिंदू धर्म के अनुसार वही है ब्रह्म। तो ब्रह्म में ही पूरी आत्मा को हम बोलते हैं कि आत्मा फाइनली ब्रह्म में जाके मिल जाएंगी, है ना, आत्मा, ये ब्रह्म। तो ये 12 हो गए, ये 12 हो गए। पहला मैंने 5, एयर, वाटर, अर्थ, ईथर, स्पेस जो मैंने बताया था, ईथर मतलब स्पेस ही है, और फायर जो बताया था 5 वो हो गए। उनके मिलने से 3 बना वात पित्त कफ, 5 3 8, 8 3 गुण सत्व राजस तामस, 8 3 11, और ब्रह्म ये अनडिफरेंशिएटेड इटर्नल एनर्जी है, जिससे आत्मन का मेल हो जाना ही एकमात्र हिंदू धर्म में लक्ष्य बताया गया है। ब्रह्म से ही आत्मा का मेल हो जाए, यही लक्ष्य है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म में यही बताया गया है, ब्रह्म में मिल जाए, है ना, आत्मा फाइनली। तो ये 12 हो गए टोटल, ठीक है, गुण को मिलाते हुए, ब्रह्म को मिलाते हुए 12। ये 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स जो हो गए, क्या क्या है 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, 12 तत्व कौन से आयुर्वेद के हिसाब से, एयर, दूसरा वाटर, तीसरा अर्थ, चौथा फायर, पांचवा स्पेस या ईथर, छठा वात, सातवां पित्त, आठवां कफ, 9 नंबर वात पित्त कफ, 9 10 11 गुण सत्व, 10वां राजस, 11वां तामस। ये 3 गुण हो गए, ये 11 हो गए। 12वां नंबर ब्रह्म, अनडिफरेंशिएटेड इटर्नल एनर्जी, जिसमें आत्मन का मेल हो जाए, यही हिंदू धर्म का एक लक्ष्य है, आत्मा इसमें मेल कर जाए, इसमें लीन हो जाए ब्रह्म। ये 12 एलिमेंट्स, इन 12 एलिमेंट्स में अगर कुछ इम्बैलेंस होता है, कुछ अगर अनसंतुलन होती है, संतुलन अगर कुछ गड़बड़ होती है 12, तो शरीर में आएंगी विकार, डिजीज। कब आएगी, जब व्हेन 12 एलिमेंट्स जो हैं, ये 12 एलिमेंट्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, व्हेन इम्बैलेंस क्रिएटेड इन 12 एलिमेंट्स। आप ऐसा बोल दो, इम्बैलेंस, असंतुलन, इम्बैलेंस इन 12, व्हेन इम्बैलेंस इन 12 एलिमेंट,
12 एलिमेंट, तो डिजीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। और इसी को सही करने का एक तरीका है, एक उपाय है जो आयुर्वेद है। इसी को सही करने की कोशिश करती है, कहाँ प्रॉब्लम है ढूंढती है, उसको सही करने की कोशिश करती है ना। तो पंचकर्म आपने सुना होगा, 5 थेरेपी हैं पंचकर्म। पंचकर्म के थ्रू यही सब जो चीज किया जाता है ना, उसमें भी यही थेरेपी है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, टिश्यू के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिलीज करना, है ना। जो खराब चीजें बॉडी के अंदर जमा हो चुकी हैं, टॉक्सिन जहां समझते हो ना, तो उस चीजों को ही रिलीज करना पंचकर्म बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर। 5 थेरेपी हैं वो टोटल। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ही ठीक करने का वो भी एक उपाय ही है, पंचकर्म। ठीक है, तो ये मैंने आयुर्वेद के हिसाब से आपको कुछ चीजें बताई हैं। ध्यान रखेंगे, कभी तत्व पूछ ले, कभी ये गुण पूछ ले, तो सत्व राजस तामस, ब्रह्म पूछ ले, अनडिफरेंशिएटेड इटर्नल एनर्जी, जिसमें आत्मन का मेल हो जाए, आत्मा का मेल हो जाए, यही एक लक्ष्य बोला गया है। आप आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भी पढ़े होंगे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कुछ बोला था, है ना, ब्रह्म के बारे में। तो उतना नहीं जाएंगे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में, बट आपको समझ में आ गया होगा ब्रह्म क्या है। ठीक है ना, आत्मा का मेल हो जाए, यही हमारा अल्टीमेट एम है हिंदू धर्म में, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कुछ बात ब्रह्म के बारे में की है। लेकिन अगर वहां जाऊंगा तो फिर टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे, टॉपिक में ही रहना जरूरी है। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि केरला के थे वो, काली केरला, और वहां पे उनकी 4 धामों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 4 धाम उन्होंने बनाया। फिर बहुत सारी कहानियां उनकी, श्रृंगेरी मठ के बारे में, चरक संहिता, ये हो गई अपनी कहानी पूरी। आपको लग रहा होगा कितना है, वैसे मैंने बहुत काट के बताया है, बताने को बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने चीजों को एक कॉन्साइज करके चीजों को बताने की कोशिश की है ना, ताकि आपको समझ में आए। और देख रहे होंगे आप कोरोना के समय चीजें कितनी लाइन में आई हैं, ये सब बातें कोरोना और एलोपैथी में, तो कहीं क्वेश्चन बन जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। और 7 धातु हैं इसमें आयुर्वेद के हिसाब से, 7 धातु। 7 धातु कौन कौन? 7 धातु अगर बात करो तो आप जो भी खाना खाते हो, है ना, उसका पहला चीज क्या बनता है, आयुर्वेद ऐसा बताती है कि जो भी खाना आपने खाया उसका जो पहला चीज जो बनेगा ना, पहला पहला होगा वो रस बनेगा, रस। उसके बाद रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मसल, मांस के बाद मेद, फैट, फैट वसा। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, बोन, मज्जा, शुक्र, वीर्य, स्पर्म, सीमेन, समझते हो ना, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, जो प्रजनन तंत्र में जो फ्लूइड निकलती है ना, बायो में मैं बताऊंगा बायो में कि वहां पे काउपर्स ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल्स, इन चीजों का सिक्रीशन कैसे मिलके, वहां पे मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जो भी आप खाना खाते हो उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो रस, फिर रक्त, फिर रस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बनता है। 7 धातु इसको बोले जाते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में शुक्र बन रहा है, इसीलिए आपको बताया जाता है कि जो क्या कहते हैं मास्टरबेशन जो चीजें होती हैं, और आयुर्वेद में अगर जाकर पता करोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप लास्ट में जो शुक्र वीर्य बन रहा है, अगर उसको रिलीज कर रहे हो तो वो लास्ट का स्टेज है। आप शक्ति, ऊर्जा, ओजस से बताई जाती है कि आप अपने शरीर की वो ऊर्जा निकाल रहे हो जो लास्ट में बन रही है ना। तो इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से रॉन्ग है, बट एलोपैथी बोलती है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई ऐसा रिसर्च में आया नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना मास्टरबेशन से। तो इसीलिए चीजें आयुर्वेद के हिसाब से मना किया जाता है, क्योंकि वीर्य जो है वो लास्ट में बन रहा है, 7वें स्थान पे। 7 एलिमेंट धातु है, ये 7वां धातु है ना। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से है ना। और बहुत इसमें बात की जा सकती है कि आयुर्वेद मना ही करती है, सीधे एक तरीके से देखा जाए, कि आप अपनी ऊर्जा को क्यों निकाले, क्योंकि इसी ऊर्जा से आपका संतान की उत्पत्ति होनी है। आप जैसा ऊर्जा रहेगा, जैसे ऊर्जावान रहोगे, क्योंकि वीर्य ही ऊर्जा है, लास्ट स्टेज है ओजस का, ऊर्जा का, शक्ति का। तो जैसे ऊर्जावान रहोगे वैसे आप एक्टिविटी, आपकी जो दिन भर की दिनचर्या है वो अच्छी होगी, आने वाले समय में मैरिज लाइफ अच्छी होगी, है ना। आपका जो स्पर्म है, आपकी जो बॉडी क्षमता है, बॉडी की ऊर्जा है वो बनी रहेगी, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जो भी एक्टिविटी है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, और लाइफ आगे भी आपकी अच्छी मूव करेगी। आपकी जो बुढ़ापा है, आपकी जो ओल्डनेस है वो जल्दी नहीं आएगा। ये सारी चीजें बोलती है कहाँ पे, आयुर्वेद में। बट एलोपैथी इन चीजों पर उतना बात नहीं करती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 7 धातु कौन कौन है? पहला रस,
रक्त, मांस, मेद। ये इंग्लिश में मेद मतलब होता है अस्थि, मज्जा, शुक्र जो है ना, रस, रक्त, मांस, मेद। मेद का मतलब फैट होता है, मांस का मतलब मसल्स है, रक्त मतलब समझते हो ब्लड, रस मतलब होता है प्लाज्मा से रिलेटेड है। ये प्लाज्मा जानते हो ना, प्लाज्मा। इसका बायोलॉजिकल टर्म अगर देखोगे तो ये ब्लड हो गया, ये मसल हो गई, ये फैट हो गया, कुछ और भी डिटेल है बट ओवरऑल अगर बात करोगे तो यही है। ठीक है। 5 रस, पहला खाना खाया आपने, क्या बना उसका, रस बना, फिर रक्त बना, फिर मांस बना, फिर मेद। ये मैंने कहानी बताते जा रहा हूं ये कि बायो से हिसाब से क्या हो सकता है, मेद। उसके बाद अस्थि, मज्जा, 7वां शुक्र, वीर्य। ठीक है। तो अस्थि का मतलब क्या हो सकता है, बोन, मज्जा बोन मैरो, बोन मैरो जहां से ब्लड के सेल्स बनते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह यहां से बनते हैं। और शुक्र रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, सीमेन। ऐसा बायोलॉजी समझ सकते हो, ये बायोलॉजी बता रही है, ये मैंने बताया 7 धातु जो हैं ये आयुर्वेद के हिसाब से। रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है ना, सीमेन जो बोलते हैं ना, वीरे, वो उसके अंदर स्पर्म भी इंक्लूड हो जाती है। और बहुत सारी सिक्रीशंस हैं बायो में, मैं बताऊंगा आपको कि सेमाइनल वेसिकल्स क्या है, काउपर्स ग्लैंड्स की सिक्रीशन, बल्बोरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड को, तो उनकी सिक्रीशंस भी आती है, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन आती है, प्लस स्पर्म मिलते हैं तब जाके सीमेन बनता है। तो वो बायोलॉजी के हिसाब से। बट अगर आप यहां देखोगे तो इस स्टेज से चलते हुए शुक्र बन रहा है, वीरे। इसीलिए आयुर्वेद मना करती है हस्त मैथुन मास्टरबेशन से, आयुर्वेद मना करती है, बिकॉज ये सारी ऊर्जा तो यहाँ है लास्ट स्टेज में। अगर ये ऊर्जा निकल गई तो आप शरीर क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। लेकिन एलोपैथी इन चीजों पे उतना जिक्र नहीं करती है। एलोपैथी में अभी ऐसा बोला जाता है कि जब तक चीजें दिखेंगी नहीं गड़बड़ी, तो एलोपैथी जब तक दिखता नहीं तब तक बोलता नहीं है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो एलोपैथी बोलती है इट इज ओके, इट इज नॉर्मल, है ना, मास्टरबेशन। बट आपको सोचना है ये चीजें क्या है। आयुर्वेद ये बता रही है, मैंने थोड़ी सी जानकारी भी दे दी शुक्र से रिलेटेड, वीर्य से रिलेटेड, जो आयुर्वेद बताती है। और ज्यादा नहीं जा सकते बिकॉज आयुर्वेद की क्लास नहीं है ना, ये मैंने नॉर्मल बायोलॉजी में बताने की कोशिश कर रहा हूं और चीजें आपको पता चल जाए। आयुर्वेद बहुत ही फेमस वेद है और मेडिसिन सिस्टम है वर्ल्ड में, बहुत ही प्यार से, बहुत ही भाव से, बहुत ही एक इज्जत से देखी जाती है आयुर्वेद को दुनिया में, है ना। आयुर्वेद बहुत सारी ऐसी चीजों को बताया, जैसे घी मना कर दिया गया था एलोपैथी के द्वारा, बाद में एलोपैथी ने बोला कि घी खाना जरूरी है। आयुर्वेद तो पहले से ही बोल रही है घी खाना जरूरी है ना। उसी तरह ब्रेड में भी मना किया गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद, जो एलोपैथी ने बोला है वो बाद में गलत हो गई और आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है कि नहीं ये करना है। घी खाने से ओज बढ़ती है, ओजस शक्ति बढ़ती है। और घी में कुछ, बटर में कुछ ऐसे वो फैट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रोंकस जो होते हैं ना, मैं बताऊंगा, पाइप जो होती है हमारे क्या कहते हैं लंग्स में, उसको डायलेट करती है। वो मैं कहानी उधर बताऊंगा, बायोलॉजी को भी इंक्लूड नहीं करूंगा, आयुर्वेद की थोड़ी सी नॉलेज चल रही है अपनी, बायो को ज्यादा इंक्लूड नहीं करूंगा, जो एलोपैथी वाली है उसको नहीं, अभी इसमें ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये 7 धातु हो गई, मैंने बता दिया। 7 धातु मिलके आपको क्या बनाएंगे, आपको पता चल गया होगा कि इसी 7 धातु से लास्ट में वीर्य बन रही है। और मैंने 12 एलिमेंट्स बताए थे, 12 तत्व, उससे क्या बनती है, उसी के इम्बैलेंस से, उसी के असंतुलन होने से बीमारियां होती हैं। उसी को ठीक करने का एक तरीका बताती है आयुर्वेद, वही है आयुर्वेद जो उसको ठीक करने की कोशिश करती है। पंचकर्म जो सिद्धांत है, पंचकर्म, 5 थेरेपी है जिसके थ्रू बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करने की एक तरीका है, जिसके थ्रू आप बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हो पंचकर्म के थ्रू। ठीक है। ओजस, ओजस क्या है, ओजस, ओजस बहुत चलती है, आप देखोगे तो किसमें, आयुर्वेद में। ओजस संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है क्या, विगोर और शक्ति, एनर्जी, फाइनली ऊर्जा ही मतलब है ओजस। ये ओजस बात की जाती है। और ओजस की ऐसी बात की जाती है कि अगर मैं फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा,
अगर आयुर्वेदा के प्रिंसिपल से बात करूं तो आयुर्वेदा की जो प्रिंसिपल्स है, ये ओजस के बारे में, ओजस कैप्सूल्स आती हैं आपको पता होगा, तो आयुर्वेदा की प्रिंसिपल के हिसाब से मैं बात करूं तो ओजस इज द इसेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। एनर्जी है ना मतलब ओजस का, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा ओजस इज द इसेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी व्हेन सफिशिएंट देन इट इज इक्वेटेड विथ इम्यूनिटी। अगर ये एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में है तो आप इसको प्रतिरोधक क्षमता से जोड़ सकते हो, इम्यूनिटी से। व्हेन डिफिशिएंट, अगर कमी हो गई तो इट लीड्स टू फटीग, इट लीड्स टू डिजीज, है ना, बहुत सारे डिजीज, फटीगनेस, वीकनेस आ जाएगी आपकी बॉडी में। ऐसा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा व्हेन ओजस इज इन सफिशिएंट अमाउंट देन इट इज इक्वेटेड विथ इम्यूनिटी। आप ओजस को इम्यूनिटी से जोड़ सकते हो। व्हेन इट इज इन डिफिशिएंट अमाउंट, अगर कमी आ गई तो देन इट लीड्स टू व्हाट, वीकनेस, लीड्स टू फटीग, लीड्स टू डिजीज लाइक इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है। ऐसी बातें आयुर्वेद में बताई गई है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मैं यूनिक चीजें बता रहा हूं, ये ओजस को जानना जरूरी है बिकॉज ओजस कैप्सूल्स वगैरह आती हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लूंगा क्योंकि कब क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूपी पीसीएस में तुलसी के ऊपर क्वेश्चन पूछी गई थी। तुलसी के अंदर होता क्या है, कौन सा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, फिनॉल्स, क्या क्या होते हैं, है ना, तो पूछी गई थी ये बात। अब तुलसी आपको पता है, बेसिल तुलसी, जो होली तुलसी है ना, होली बेसिल, जो पवित्र माना जाता है आयुर्वेद में, तो आप देखोगे तो पूरी की पूरी मेडिसिन सिस्टम बनी हुई है आयुर्वेद की। तुलसी का बहुत यूज होता है, तुलसी के ड्रॉप्स आयुर्वेद में आपने देखा होगा कोरोना के समय कितना तुलसी का ड्रॉप यूज हुआ है। बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में तुलसी के ड्रॉप्स बनाए जाते हैं और फिर यूज किए जाते हैं, है ना, कंसंट्रेट किया जाता है उसको, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। 2-3 ड्रॉप ले लो तो इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं तुलसी पे पढ़ना जरूरी है। कहाँ तुलसी का रोल है ओजस एनर्जी को इंक्रीज करने में और बॉडी को थोड़ा सा इंप्रूव करने में, इसीलिए मैं चीजों को बता रहा हूं बिकॉज आजकल क्वेश्चन बहुत घूम फिर के आ रहे हैं, है ना। तो 5 ऐसे कारक हैं, अगर आपको ओजस शक्ति वाइगर एनर्जी को बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, 5 ऐसे कारक हैं जो आपकी ओजस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। 5, है ना। नॉर्मल आप यूट्यूब पे ढूंढते रहते हो ये वो, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। अगर मुझे आयुर्वेद पढ़ाने को मौका मिले तो मैं तो पूरा ही दे दूं, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि कभी क्वेश्चन आ गया, और आ भी रहे, तुलसी पे क्वेश्चन आया था, उसके अंदर क्या होता है, तो कब क्या पूछ ले कोई नहीं जानता है, इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो इसको बढ़ाना है, ओजस को बढ़ाना है, तो 5 ऐसे फैक्टर है जिसके थ्रू आप बढ़ा सकते हो। 5 कारक ओज शक्ति को बढ़ा सकते हो, 5, और इससे आपको सीखने को मिलेगा जिंदगी में जो मैं बताने वाला हूं। 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स। टू इंक्रीज ओजस, ओजस शक्ति बोलते हैं ना, इम्यूनिटी की बात रिलेट कर की जाती है ओजस से, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। व्हेन दिस इज इन सफिशिएंट अमाउंट देन रिलेटेड टू देन इक्वेटेड विथ इम्यूनिटी, व्हेन इट इज इन डिफिशिएंट अमाउंट, अगर कमी आ गई इसकी तो इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, वीकनेस, कमी आएगी, वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, फटिगनेस आएगी, है ना, और डिजीज होगी। तो इसीलिए इसका संतुलन बना रहना जरूरी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ओजस का संतुलन। तो कैसे 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर में से बिहेवियरल रसायन, बिहेवियर होता है ना लोगों का, देखो इन चीजों को भी बात आयुर्वेद में बताई गई है। बिहेवियरल रसायन, बिहेवियर समझते हो ना, बिहेवियर, लोगों की बिहेवियर कैसा है ना। तो बिहेवियर रसायन क्या बात करती है, बिहेवियर रसायन बात करती है कि आप किसी के प्रति, आप जहां रहते हो इस दुनिया में हो, तो प्यार, सच्चाई, है ना, दूसरों को हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर, इन चीजों की बात करता है बिहेवियर रसायन। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, आप बहुत ही काम रहते हो, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, आप सच बोलते हो, आप लोगों की मदद करते हो, हेल्पिंग नेचर है, आप भक्ति में भी लीन हो, पूजा पाठ भी करते हो, जिस धर्म से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप भक्ति में लीन रहते हो, पूजा पाठ करते हो, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास फ्लो होगी, है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी, आप सच बोलते हो, आप देखा महाभारत गीता में तो सच की ही बात की गई है, सत्य में वो जयते, मुंडका उपनिषद, सत्य की जीत होती है। और भी उसमें अंदर है, सत्य में जयते के अलावा उसमें लाइन और भी लिखी गई है, बट आप इतना समझे तो सत्य बोलना और क्या कहते हैं,
बिहेवियर आपकी बात करती है, आपकी जो रिस्पॉन्स है दूसरों के प्रति, आप दूसरों की हेल्पिंग नेचर रखते हो कि नहीं, दूसरों की सहायता करते हो कि नहीं, इन चीजों पे बात करती है बिहेवियर रसायन। अगर ये है आपके अंदर तो आपकी ओजस शक्ति ऊपर रहेगी। आप देख भी लो, आप अच्छा किसी के बारे में सोचो, आप जब सोचोगे तो आपको टेंशन नहीं होगा। अदरवाइज आप कंपटीशन के व्यू से देखोगे दूसरों को तो क्या लगेगा, दूसरों को सोच रहे हो बुरा, वो खुद पे ही पड़ जाएगी। वट एवर द काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स, whatever the kind of energy you give to the universe, you give to the universe, same energy reflects back to you। जैसी एनर्जी आप दोगे प्रकृति को आपके सराउंडिंग में, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी। तो कहीं ना कहीं बिहेवियरल रसायन से पता चलती है कि जिंदगी में हेल्पिंग नेचर रखे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा सोचेंगे अच्छी थॉट्स आपके अंदर आएंगी, बुरा सोचेंगे बुरा थॉट्स आएगा और कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो ओज को बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो बिहेवियरल रसायन को फॉलो करे, अच्छा सोचे, दूसरों की सहायता करे, किसी से भी बुरा उनके बारे में ना सोचे, डिवोशन मतलब कि भक्ति करे, पूजा पाठ करे, जो वो जिसको मानते हैं आप, जिस धर्म के हैं, ये करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बोलती है। और जाहिर सी बात है, यहाँ किताबी भाषा से ज्ञान की मतलब ही नहीं है, जाहिर सी बात है ये चीजें करने से हमें अच्छा महसूस होता है, आप हैप्पीनेस महसूस करते हो अपने आप में, आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। किसी के बारे में बुरा सोचना अच्छा नहीं होता है, और वो देखते होगे आप लोगों को खुद ही पे आ जाती है, वो चीजें वो खुद पे आती है। इसलिए मैंने ये लाइन बोला, वट एवर द काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स, सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू, सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी आपके ऊपर। फिर ना बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने ऐसा कर्म किया है तो वो कर्म लौट के आ रही है, वो फल मिलने वाला आपको। तो बिहेवियरल रसायन का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ गए होंगे, मैंने पूरा ही इसको एलेबरेट कर चुका हूं मैं अच्छे तरीके से। बिहेवियरल रसायन, उसके बाद अगर बात करूं तो सेकेंड रसायन अगर बात करूं तो भगवान पे विश्वास, ऐसा भी बोला गया। आयुर्वेद जानते हो ना थोड़ा सा देवों से, क्योंकि मैंने बताया था चरक संहिता सुश्रुत संहिता में देवों का बहुत जिक्र है, देवों का जिक्र, देवों का प्रभाव मनुष्य पे क्या है, इन चीजों का जिक्र है। तो डिवोशन की बात करती है सेकेंड रसायन। सेकेंड जो फैक्टर है डिवोशन, डिवोशन, डिवोशन का मतलब कि अनकंडीशनल फेथ इन गॉड। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगा, शर्त नहीं है कि मैं ऐसी शर्त होगा तो ही मैं इनको मानूंगा, इस देवता को मानूंगा। अनकंडीशनल फेथ इन गॉड या जीसस या सुपर कॉन्शियस पावर, सुपर 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 ईश्वर की बात चल रही है, सुपर कॉन्शियस पावर, ठीक है। तो ये बात हो गई अनकंडीशनल फेथ इन गॉड, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि, तो इस सेकेंड रसायन है इसका जिसपे ओजस शक्ति बढ़ती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अनकंडीशनल फेथ, फेथ मतलब कि विश्वास इन गॉड या जीसस, जेसस या जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में अपने आप के अनुसार उनके, आप उनका पूजा पाठ करना, उनके उस पर विश्वास करना, ये हो गया। तीसरा, 5 कंडीशन है ना, तीसरा अनकंडीशनल फेथ इन गॉड हो गई। मैंने बिहेवियर रसायन बता दिया, ध्यान रखेंगे, बिहेवियर अच्छा रखें, बिहेवियर अच्छा रखेंगे लाइफ में अच्छी होगी, अच्छा सोचे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, हेल्पिंग नेचर रखे, कॉम्पैशन रखे, सिंपैथी रखे लोगों के प्रति, अच्छा होगा सब कुछ आपके लिए। डिवोशन, अनकंडीशनल फेथ इन गॉड, ऊपर ईश्वर पे विश्वास करे और विश्वास करे ताकि जो यहाँ से बताया जा रहा है कि आप अच्छा कर्म करेंगे, ऊपर वाले पे विश्वास रखेंगे, आपका एनर्जी जो है ना अंदर पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो होगी और आप अच्छा ही महसूस करेंगे, अच्छा ही फील करेंगे। बुरा सोचोगे बुरा ही होगा आपके साथ, अच्छा होने वाला नहीं है, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करके आएगी। खुद के बारे में सोचोगे तो भी, दूसरों के बारे में सोचोगे तो भी। इसलिए बचो, ये कलयुग है, मैं मानता हूं बचना मुश्किल है, लेकिन बचो, बचना जरूरी है। आप बच सकते हो, आप इंसान हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, सारे एनिमल किंगडम में इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है। आप अपनी इंटेलिजेंस से इन चीजों को नीचे करें, जो गलत चीजें हैं, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज करो इन चीजों को ठीक करने के लिए, जो गलतियां हैं आज के मनुष्य में, ठीक है ना। तीसरा, मेडिसिनल रसायन, मेडिसिनल रसायन तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये भी बदलाव नहीं आया, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे जिसकी भी कर रहे हो, ये भी बदलाव नहीं आया कि आप एक इंसान ही नहीं रह चुके हो, एक्चुअली आजकल तो इंसान इंसान ही नहीं रह गया है, तो फिर किस चीज की उम्मीद करते हो, किस बात की उम्मीद करते हो कि आप खुश रहोगे, ये रहोगे वो रहोगे। ये चीजें तो लिखी गई हैं आयुर्वेद, आप समझ रहे हो, देवों की बात जिक्र होती है, तो ये यहां से भी पता चलता है। और ये फीलिंग भी कर सकते हो, आप फील भी कर सकते हो। एक्चुअली ये होता है कि आप गलत सोचते हो तो आपको, आपके अंदर टेंशन वो ऑलरेडी आ ही जाती है, किसी के बारे में सोचो या ना सोचो। अगर गलत सोच रहे हो तो टेंशन आएगी आपको खुद, सही सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी, ऊर्जा अच्छी
हाई लेवल पर रहेगी, ओज ऊपर होगी, शक्ति ऊपर होगी आपके। तो ये तीसरा है मेडिसिनल रसायन। मेडिसिनल रसायन में जैसे आंवला का सेवन करना, शिलाजीत का सेवन करना, अश्वगंधा का सेवन करना, मकरध्वज का सेवन करना, बेसिल तुलसी का सेवन करना, समझ रहे हो, ये चीजें लिखी गई है ना। कोरोना में तो खूब चला है ये पूरी की पूरी। गुडुची का सेवन करना, शतावरी का सेवन करना, ये सारी चीजें मेडिसिनल रसायन है। तो यही नहीं है जो आयुर्वेद में बोला जाता है ना कि ये खा लो तो अच्छा हो जाओगे, ये भी चीजें रखनी है ध्यान, ठीक है। और ये तो एक एक्सपीरियंस की चीज है, ये चीजें तो समझ में भी आती है कि हाँ बात तो सही है, ये अच्छा सोचना, चीजें अच्छी फर्क करती है। सिर्फ खाने से नहीं होगा कि आप प्रोटीन ठूसे जा रहे हो और तुलसी खाए जा रहे हो और खा के निकलते हो और बाकी बुरा ही सोचते हो दूसरों के बारे में, तो कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना इन चीजों के बारे में, ये जिंदगी है। एक चीज में डिपेंडेंट मत हो जाओ कि बस ये खा लोगे जो कि खाने के लिए बनती है ना। लोग पूरा का पूरा, आपने देखा होगा कोरोना में कितना यूज हुई है इन चीजों का, तो ठीक है बीमारी से बचोगे, ये भी रोल निभाती हैं। अभी चौथा सुनो, एक चीजों का रोल नहीं होता है हर जगह, बहुत सारे चीज मिलके एक रोल निभाती हैं, तब जाके एक कंप्लीट पैकेज बनती है ना। तो ये सारा अगर कर रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मेरे हिसाब से चीजें हैं भी, ये चीजें हैं भी। अगर ऐसा है करते हो आप तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे यार, हमेशा रहोगे, है ना। तो ये मेडिसिनल रसायन। मेडिसिनल रसायन के बाद डाइट की बात करो, सात्विक डाइट, लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए आपकी, अच्छा भोजन करना, अच्छा फ्रूट्स बॉडी में आप इंटेक करें, फ्रूट्स को खाएं, हनी को खाएं, घी को खाएं, ये इधर आती है। सात्विक डाइट लाइफ स्टाइल की बात करती है ना। अच्छा भोजन करें, है ना, वो भी है। पांचवा, पांचवा क्या है, पांचवा मिटाता हूं और फिर बताता हूं आपको। पांचवा समझ सकते हो कि ये मेन चीजें तो हो चुकी हैं। अब आपके बॉडी में जो जो बेकार की चीजें, जो अच्छी चीजें नहीं है, जो टॉक्सिन जमा हो चुकी है, मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो चुके हैं, अब उनको निकालने का ही एक तरीका है पांचवा। उनको निकालें और ओज शक्ति को बढ़ाएं। ये चार तो पता चल गया, इससे एनर्जी आपकी बढ़ेगी। पांचवा क्या है, मेटाबॉलिक जो टॉक्सिन्स है ना आपके बॉडी में जमा होंगे, आप खाते हो कोई ऐसी चीज, तो मेटाबॉलिक चीजें उसमें वेस्ट भी बनती हैं, कुछ गलत चीज, पॉल्यूशन रिलेटेड चीज खा रहे हो, तो फिर क्या होगी, उसको निकालना भी है बॉडी से, मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स वगैरह, है ना, उसको निकालना है। तो एलिमिनेटिंग अमा, अम्मा पांचवा नंबर, एलिमिनेट करना है, निकालना है बॉडी से उसको, एलिमिनेटिंग अमा। अमा का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, तो उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनते हैं सेल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। बट ये भी यहाँ पे भी बात वही है, सेम है। मेटाबॉलिक जो टॉक्सिन्स बॉडी में बनते हैं ना, उसको निकालना, क्योंकि टॉक्सिन्स इकट्ठा होगी तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक, तो प्रॉब्लम आएगी तो ओज शक्ति में डाउन हो जाएगी, इसलिए ओज को बढ़ाना है। तो पांचवा फैक्टर ये है, कारक, मेटाबॉलिक वेस्ट को आप निकालें। कैसे निकालेंगे, पंचकर्म, मैंने बताया था पंचकर्म। पंचकर्म 5 थेरेपी है जो बॉडीज के अंदर से, सेल्स के अंदर से, टिश्यूज के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का एक तरीका है पंचकर्म, ठीक है। और इसमें फिर बताया जाता है कि पंचकर्म तो करना ही है। 5 थेरेपी है, पंच मतलब 5 ही होता है, कर्म 5 थेरेपी हो गई। 5 थेरेपी के माध्यम से आप मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो बॉडी में हैं, टॉक्सिन जमा हो रही हैं, खराब चीजें जमा हो रही हैं, उसको रिमूव करेंगे। और ऐसा ही बोला जाता है, कास्टर ऑयल होता है, कास्टर का तेल होती है ना, कास्टर ऑयल, कास्टर ऑयल पहला। और दूसरा, इसका सेवन करना है। अगर मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स की रिमूव करने की बात है ना, तो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स कास्टर ऑयल से निकल जाती है। और सोते समय त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है, ऐसा आयुर्वेद में बोला जाता है, त्रिफला चूर्ण। बेड टाइम, सोते समय त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, ठीक है। तो आपकी मेटाबॉलिक वेस्ट निकल जाएगी, तो ओजस बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 5 तरीके थे ओजस को बढ़ाने की। और ओजस कम कैसे होते हैं, मैंने बताया था ना, 1-2 तरीका तो शुरू में ही पता चल गया। अगर वो नहीं कर रहे हो तो ओजस कम हो जाएगी। तो आप समझ भी रहोगे कि आयुर्वेद किस तरह की चीजों की बात करेगी। ओवर दुख रहना, ज्यादा दुख होना, ज्यादा भूख में रहना, मतलब कि ज्यादा डाइटिंग करना, है ना, खाना नहीं खा रहे हो, ज्यादा दुख में रहना, ज्यादा टेंशन लेना, इन सारी चीजों से ओजस कम होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। याद रखना, ये आयुर्वेद में चीजें बताई गई हैं और मेरे हिसाब से सही भी है, आप सोच सकते हो।
इन चीजों से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये मैं आज यहाँ पे रोक देता हूँ, बाकी चीजें बहुत बात हो चुकी हैं और नेक्स्ट मैं इसको कंप्लीट हो चुका है, हल्का सा 5-10 मिनट की बात रह चुकी है आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ पे चरक की कहानी, और चक्रपाणी दत्त की बात करूंगा मैं, चरक तात्पर्य टीका की बात करूंगा मैं, कुछ सुत्त पिटक की बात करूंगा, सुत्त पिटक में क्या बताया गया कुषाण वंश के बारे में, 3 पिटक है ना, 3 पिटक बौद्ध धर्म में, तो उसमें से सुत्त पिटक में, विनय पिटक में तो क्या बातें की गई हैं चरक के बारे में वो मैं बता दूंगा। कुषाण वंश के समय में, उस समय कुषाण राजा जो थे ना कनिष्क, उस समय में क्या बताया गया था चरक के बारे में, ताकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए ना, पूरी लिंकिंग। तो ये कल मैं बात करूंगा। उसके बाद सुश्रुत की बात करूंगा मैं कि सुश्रुत की क्या कहानी है। सुश्रुत, सु का मतलब क्या होता है, सु का मतलब अच्छा, श्रुत मतलब सुना हुआ है ना, तो सुश्रुत वेल रिनाउंड, वेल फेमस नेम, कुछ ऐसा नाम जो बहुत ही प्रसिद्ध हो उस समय, जिस समय थे। तो बोलोगे किस समय, आप पूछो किस समय, तो समय पता नहीं। मैंने पहले बताया प्राचीन काल में चले जाओगे, एक आदमी के बारे में कभी कभी ऐसा भी पता चलेगा एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, कहीं लिखा हुआ 8वीं सदी में, कहीं 7वीं में, कहीं 6ठी में, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ग्रुप ऑफ पीपुल बोलना है, ये ज्यादा अच्छा होगा कि एक आदमी को बोल रहे हो। सुश्रुत इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ऐसा बोल सकते हो, समूह हो सकते हैं, ऐसे समझना आपको। ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हो, लेवल उस हिसाब से रखना है आपकी अपनी। तो आज मैं यहीं पे क्लास को ओवर करता हूं और आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं बायो एक डिफरेंट वे में लेके चल रहा हूं, है ना, अदरवाइज मैं अभी एंट्री कर लेता सेल में और चीजों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता, वो हम लोग जाएंगे। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है ना, आप समझ सकते हो आपको हेल्प कितना करेगी एग्जाम में, है ना। और लाइफ के लिए भी मैं चीजें आपको बताया हूँ। मैं आयुर्वेद ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज आयुर्वेद में मैं बहुत सारी चीजें और बता सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है, जितना कोरोना में चीजें घूमी है आसपास में, मैंने उससे रिलेटेड चीजें बताई है आपको। और क्वेश्चन भी तुलसी पे क्वेश्चन आ चुका है, बेसिस जो तुलसी होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको बता दिया कि चीजें कहाँ कहाँ आयुर्वेद में लिंक की गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं कंटेंट दे रहा हूं, बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो जो आपके तरफ से जो होना चाहिए, आपका जो कर्म है वो आप करें। जो वीडियो में जो भी देख रहे हैं, जो मेरा कर्म है मैं वो कर रहा हूं। और आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं, चीजें करते हैं, जितने लोग पढ़ें, क्योंकि ये एम है हमारा, जितने लोग के पास ये वीडियो पहुंचेगी, ठीक है ना, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। आप अच्छा कर्म करें, आपके लिए अच्छा ही होगा। मैंने बताया ना, आप बस मन से अच्छा काम करें, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आप शेयर करें लोगों को वीडियो, सब्सक्राइब वगैरह करें, ताकि लोग देखें इसको, है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि शेयर लाइक्स पे ही आजकल लोग वीडियो को विजिट करते हैं, चाहे अंदर वीडियो में कुछ भी हो। 2 लाख अगर व्यूज है तो लोग उसको विजिट कर लेंगे कि हाँ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि व्यूज के आधार पे। बट जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, शायद 10 लाख व्यूज पे भी ये कंटेंट आपको मिलना मुश्किल हो जाए। आप देख रहे हो, यूट्यूब खुला हुआ है, सबको यूट्यूब देख रहा है ना। तो मैं आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं चीजों को बता रहा हूं, तो ये ध्यान रखेंगे और चीजों को फैलाए ताकि लोग पढ़े। क्योंकि इसी एम से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूं, अदरवाइज मैं देश की किसी भी बड़ी कोचिंग में पढ़ा सकता हूं। आई एम मोर कैपेबल देन एनी टीचर इन द वर्ल्ड। जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो मैं कैपेबल हूं फुल्ली। मैं टेक्निकल का भी टॉप लेवल पे मैंने पढ़ के और पढ़ाई करके मैं बैठा हूं ऑलरेडी। 1 जनवरी से गेट की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसके बाद मैथमेटिक्स चलेगी, इंजीनियरिंग की अलग सीरीज चल रही है, और यूपीएससी और पीएससी से रिलेटेड अलग सीरीज आपकी चल रही है, बायोलॉजी चल रही है। इसके बाद मैं साइंस टेक, मैंने बताया है साइंस टेक स्टार्ट होगी, उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट में कवर करूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म करें, पढ़ाई करें, और चीजों को जो वीडियो है लोगों को शेयर करें, लोगों को दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा जो एनर्जी है वो दुगना हो जाती है पढ़ाने की। जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे होंगे, मैं कहीं भी एनर्जी की कमी नहीं कर रहा हूं, चीजों को जितनी जरूरत है मैं उतना बता रहा हूं। तो आप अपना रोल जरूर निभाएं, ठीक है। और थैंक यू, और मेहनत करें, आपको हर चीज जो चाहिए वो मिलेगी। बस अच्छा सोच रखे, अच्छा सोचे, सोचना अच्छा जरूरी है, लोगों के बारे में अच्छा सोचे। नो कंपटीशन, आप अपना कर्म करें, आप अपना कर्म करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। कंपटीशन करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो दुनिया में 50,000 लोग भी, 50 करोड़ लोग भी एग्जाम दे रहे हैं ना किसी एग्जाम को, तो आप अच्छा ही होंगे, क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी सहायता खुद करते हैं ना, उनकी सहायता ईश्वर करता है। याद रखिएगा, आप अपनी सहायता खुद करें, आप अपना कर्म करें। कर्म करना जरूरी है, वर्क इज वर्शिप।
कर्म ही पूजा है। सिर्फ वर्ड याद ना रखे, कर्म करे। ठीक है, अच्छा सोचे, पॉजिटिव एनर्जी का फैलाव करे दुनिया में, लोगों को खुश रखे, खुद खुश रहे और आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे। एग्जाम निकलेगा निकलेगा निकलेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पर रोकता हूं मैं, और नेक्स्ट क्लास से मैं बात करूंगा। और मजा लीजिए, मैं बहुत ही दिल से पढ़ा रहा हूं आपको, और यही कारण है मैं ऑनलाइन में आया हूँ। दिल से पढ़ाना था, बहुत लोगों को हेल्प करना है मुझे, देश के लिए करना चाहता हूँ। फाइनली रॉकेट साइंस की भी चीज़ों को मैं लेके आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।